गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण के बारे में अध्ययन चल रहा है। संरक्षण के पक्ष में आर्थिक तर्क और गैर आर्थिक तर्कों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन हो चुका है। स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण दोनों ही टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार स्वतंत्र व्यापार के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कई बार संरक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार आपको दोनों ही टॉपिक जो कि स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण है, इन दोनों को ध्यान से तैयार करना है। आज स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्कों में मिथ्या तर्क के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। तो आप सबसे पहले संरक्षण के पक्ष में तर्क हेडिंग डालिए। संरक्षण के पक्ष में तर्क, इसके अंतर्गत मिथ्या तर्क जो कि अपना सी पॉइंट था या थर्ड पॉइंट था, उसकी आज विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। मिथ्या तर्क वह तर्क होते हैं जो आर्थिक तर्क और गैर आर्थिक तर्कों के अलावा और जो भी एक्स्ट्रा तर्क बच जाते हैं, जो अन्य तर्क बच जाते हैं, वो आपके मिथ्या तर्कों के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला जो तर्क आएगा आपका, वो आएगा सस्ते श्रम का तर्क। फर्स्ट डालिए सस्ते श्रम का तर्क। संरक्षण की नीति को अपनाने से एक देश को उन वस्तुओं को हमारे देश में आयात नहीं करना चाहिए जिन वस्तु की मजदूरी की लागत हमारे देश की अपेक्षा कम है। यदि हम उन वस्तुओं का आयात करेंगे तो हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही है, जिनकी मजदूरी की लागत या जिनकी मजदूरी की दर कैसी है, ऊंची है, तो हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही है वो हमारी वस्तुएं नहीं बिक पाएगी। और विदेशों से आने वाली जो वस्तुएं हैं, जो कि वहाँ की मजदूरी की दर कैसी है, कम है या नीची है, तो वो वस्तुएं हमारे यहाँ पर जब हमारे देश के अंदर आती है तो वो वस्तुएं बिकेगी। फलस्वरूप विदेशी जो देश है, उन देश के उद्योगों का विकास होगा और हमारे उद्योग धीरे धीरे जो है कम, या जो है हमारे उद्योग जो है धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन वस्तुओं की हमारी मजदूरी की दर ऊंची आ रही है और विदेशी जो वस्तु है वहाँ पर, या विदेशी देश की जो वस्तु है उनकी मजदूरी की दर नीची है, तो हमें हमारे उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। चाहे प्रशुल्क नीति अपनाकर अपनाएं, चाहे कोटा प्रणाली नीति अपनाकर अपनाएं, चाहे लाइसेंस प्रणाली नीति अपनाकर अपनाएं, जो भी उस वस्तु पर ठीक लगता है उस प्रकार की संरक्षण की नीति को अपनाकर हमारे देश में उस वस्तु की आयात की मात्रा को कम किया जाना चाहिए। तभी हम जो है अपनी वस्तु या हमारे देश के उद्योगों का जो है पतन होने से या विनाश होने से रोक सकते हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे अमेरिका है। अमेरिका में कोई वस्तु है, उस वस्तु की मजदूरी की दर ऊंची है, तो अमेरिका को उन देशों से वस्तुओं का आयात नहीं करना चाहिए जहां पर उस वस्तु की श्रम की मजदूरी कैसी है, नीची है। इस प्रकार संरक्षण की नीति में सस्ते श्रम के तर्क के अंतर्गत यही आता है कि आपको अपने देश की वस्तु की जो मजदूरी की दर है ऊंची, दूसरे देशों की तुलना में, या दूसरे देशों में उस वस्तु की श्रम की मजदूरी कम है, तो हमें उन देशों से उन वस्तुओं का आयात बंद कर देना चाहिए या आयात को रोक देना चाहिए। इस प्रकार सस्ते श्रम के तर्क के अंतर्गत आपका यही आएगा कि हमें दूसरे देशों से उन वस्तुओं को नहीं मंगाना चाहिए। कहने का मतलब हमारे देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जहां पर मजदूरी की दर ऊंची हो रही है दूसरे देशों की तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं लागतों की समानता का तर्क। लागतों की
समानता का तर्क। लागतों के समानता के तर्क के अंतर्गत संरक्षण की नीति में जो है ये चीज़ आती है कि हमारे देश में जो वस्तु बन रही है और विदेशों से जो वस्तु हमारे देश में आयात हो रही है, अगर उसकी कीमत कम है तो कम से कम इतना प्रशुल्क या इतना टैक्स लगा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे देश की वस्तु और उस देश की वस्तु की लागतें कैसी हो सकें, समान हो सकें। इस प्रकार समानता या लागतों की समानता के अंतर्गत यही आता है कि कई बार जो विदेशी देश हैं वो अनुसंधान करके नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके या और भी बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करके जो है लागत को कम करके हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं जो है निर्यात करते हैं। उनका निर्यात हमारे देश का आयात होता है। जब उनकी लागत कम होगी तो और साथ में कीमत कम होती है तो हमारे देश में जो हमारी वस्तु बन रही है वो बिक नहीं पाएगी। तो हमारे देश में जो हमारी वस्तु है वो बिक नहीं पाएगी तो विदेशों में तो वो वस्तु बिकने का सवाल ही नहीं है। इस प्रकार लागतों में समानता करके विदेशी वस्तु को हमारे यहाँ पर अपनी देश की वस्तु की कीमत के बराबर किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए या की जाती है। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं। जैसे भारत है और ये आपका अमेरिका है। भारत में कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है और अमेरिका में भी कपड़े का उत्पादन किया जाता है। हमारे देश में जो है जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें मशीनों का प्रयोग कम और श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा करना होगा, क्योंकि अगर हम मशीनों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी फैल जाएगी। इसके अलावा श्रमिकों को ज़्यादा मात्रा में रोजगार देने के लिए हमें श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ता है। और जो अमेरिका है वो अमेरिका जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर श्रमिक जो है या श्रमिकों को अगर ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है तो श्रमिकों की जो मजदूरी होगी वो कैसी होगी, ऊंची होगी। तो अमेरिका के जो उद्योगपति हैं, अमेरिका के जो व्यापारी हैं, वो श्रमिकों को कम और मशीनों को ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। अब अधिक जो विकसित मशीनों को ज़्यादा मात्रा में लगाया जाएगा तो अमेरिका में जो कपड़े की लागत है वो कम आएगी। और भारत में जो कि जनसंख्या प्रधान देश है, श्रमिकों की पूर्ति ज़्यादा मात्रा में है, श्रमिक यहाँ पर सस्ते मिलेंगे तो भारत को जो है श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा और मशीनों का प्रयोग कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए या विशिष्टीकरण अपनाने के लिए या आप श्रम विभाजन वाली नीति अपनाकर कोई भी देश जो है उसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में करता है जहाँ पर उसकी लागत कम और लाभ ज़्यादा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इस प्रकार कपड़े उत्पादन करने में भारत को जो है उस कपड़े को उत्पादन में 100 रुपये प्रति इकाई लागत आती है। कितनी आएगी? 100 रुपये प्रति इकाई लागत आती है। लेकिन श्रमिकों की तुलना में जो काम किया जाता है वो काम मशीनों से ज़्यादा किया जाता है। कहने का मतलब श्रमिक बीमार भी हो सकते हैं। श्रमिकों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 8 घंटे होती है, जबकि मशीनें कंटिन्यू लंबे समय तक चल सकती है। इस प्रकार अमेरिका में जो कपड़ा उत्पादन किया जा रहा है उस कपड़े की जो लागत है वो कितनी है? 80 रुपये प्रति इकाई। 80 रुपये प्रति इकाई लागत आती है कपड़े की। अब जब हमने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपना रखी है तो अमेरिका से जो है कपड़ा भारत के अंदर आएगा और वो आ रहा है आपका 80 रुपये में। अब जब 80 रुपये में हमारे यहाँ पर वो कपड़ा आएगा तो आप खुद सोचिए कि हमारे देश में जो कपड़ा बन रहा है वो 100 रुपये है और अमेरिका से जो कपड़ा आ रहा है वो 80 रुपये है, तो कौन सी वस्तु बिकेगी? अमेरिका की वस्तु बिकेगी। तो हम जो है लागतों की समानता के तर्क के अंतर्गत हमारे देश की सरकार ने जो है 20 रुपये क्या लगा दिया? उस पर प्रशुल्क लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रशुल्क लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इस प्रकार अमेरिका का जो कपड़ा है
अब वो हमारे देश में जब आएगा तो उसकी कीमत भी कितनी रहेगी, 100 रुपये रहेगी। इस प्रकार दोनों के देशों की लागतों की समानता कैसी हो जाती है, समान हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे देश में जो उपभोक्ता हैं वो कौन से देश की वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी जो है कपड़ा अच्छा होगा, वो वस्तु ही खरीदी जाएगी। इस प्रकार लागतों की समानता के तर्क के अंतर्गत प्रत्येक देश या दूसरे देश की वस्तु जब हमारे देश के अंदर आ रही है तो उस पर प्रशुल्क लगाकर, टैक्सेस लगाकर जो है उस वस्तु को हमारे देश की वस्तु के समान कर दिया जाता है। इस प्रकार या आप जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका या आप नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट तर्क की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो तर्क है आपका वो है घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क। थर्ड पॉइंट डालिए। घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क। घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क जो कि मिथ्या तर्कों के अंतर्गत आता है। घरेलू बाजार के संरक्षण के तर्क के अंतर्गत संरक्षण की नीति जब किसी देश के द्वारा अपनाई जाती है तो यदि एक देश के निर्माण उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है तो इससे औद्योगिक श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ती है और क्रय शक्ति बढ़ने से उनकी रहन सहन की जो है वो स्टेटस भी बढ़ेगा और साथ में हमारे देश के घरेलू बाजार का क्या होता है, विस्तार होता है। यानी हमारे देश में वस्तुओं की मांग ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। यदि एक देश के निर्माण जो उद्योग हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, विदेशों से वस्तुएं महंगी कर दी जाती है प्रशुल्क नीति के द्वारा, कोटा प्रणाली के द्वारा, लाइसेंस प्रणाली के द्वारा, कानूनी या वैधानिक कानून के द्वारा, सीमा कर नियमावली के द्वारा, जो कि अपन ने संरक्षण की नीति के अंतर्गत पढ़ा है। तो यदि एक देश के निर्माण उद्योगों को अगर संरक्षण प्रदान किया जाता है तो हमारे देश के अंदर श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश में जो वस्तुएं बनाई जा रही है वो वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में बिकती है विदेशी वस्तुओं की आयात के कम होने के कारण या विदेशी वस्तु की महंगा होने के कारण। जब हमारे देश की वस्तु बिकेगी तो हमारे देश के लोगों को ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ती है व्यक्ति की तो वो और भी बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड करता है। बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड करेगा तो बहुत सारे उद्योगों की क्या होगी, स्थापना होगी। अब जब बहुत सारे उद्योगों की स्थापना होती है तो उन उद्योगों में प्रत्येक उद्योग में जो है श्रमिकों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलता है। और इन सब श्रमिकों को जब प्रत्येक उद्योग में रोजगार मिलेगा, फलस्वरूप उन श्रमिकों के द्वारा और ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं की मांग की जाएगी और जब ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं की मांग की जाएगी तो और ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, उद्योगों की स्थापना होगी। इस प्रकार संरक्षण की नीति को अपनाकर घरेलू जो बाजार है उसको विस्तृत किया जा सकता है और ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होगी। कहने का मतलब जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को खरीदने की इच्छा रखता है आय के बढ़ने के कारण, और ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी करता है तो उसे ज़्यादा मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। ज़्यादा मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होगी, संतोष प्राप्त होगा तो वो और ज़्यादा काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित होता है। जब ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं की मांग करता है तो घरेलू बाजार का जो घरेलू बाजार है वो उसका विस्तार होता है, वो विस्तृत होता है।
इस प्रकार घरेलू बाजार के विस्तार के कारण हमारे उद्योगों की प्रगति ज़्यादा मात्रा में होने लगती है और जब प्रगति होगी तो देश का विकास भी होने लगेगा। इस प्रकार संरक्षण की नीति को अपनाकर घरेलू बाजार के संरक्षण के तर्क के अंतर्गत बाजारों के विस्तार की संभावनाएं काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो तर्क है आपका वो है खतरे के बिंदु का तर्क। खतरे के बिंदु का तर्क, ये भी आपके मिथ्या तर्कों के अंतर्गत आता है कि संरक्षण के पक्ष में दिए गए तर्क के आधार पर यह बड़ी मात्रा में आयात कर लगाए जाने चाहिए। यदि संरक्षण की नीति अपना रहे हैं, हमारे देश के जो घरेलू उद्योग हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो हमें ज़्यादा मात्रा में जो वस्तुएं आयात हो रही है हमारे देश के अंदर, उन पर आयात कर लगाया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं वो उद्योग धंधे संकट में न फंस जाए। अगर उन पर आयात कर नहीं लगाया जाएगा और वो वस्तु लागत के कम होने के कारण सस्ती होगी, तो वो वस्तु हमारे देश में ज़्यादा मात्रा में बिकेगी। यदि कम मात्रा में आयात कर लगाए गए तो हमारे देश के आयात बढ़ जाएंगे, जिससे देश के विशिष्ट उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी वस्तु महंगी होगी तो वो बिना बिके रह जाएगी, बिना बिके रह जाएगी तो धीरे धीरे उस मांग के कम होने के कारण क्या होगा, उद्योग धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार खतरे के बिंदु को टालने के लिए या हमारे उद्योगों के पतन की अगर हो रहा है या हमारे उद्योगों का अस्तित्व अगर खतरे में पड़ रहा है, तो हमें ज़्यादा मात्रा में आयात कर लगाकर हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं उनका पतन होने से या उनका अस्तित्व खतरे में पड़ने से बचाया जाना चाहिए। और ये कैसे किया जा सकता है? ज़्यादा मात्रा में प्रशुल्क लगाकर, ज़्यादा मात्रा में आयातित वस्तु पर, ज़्यादा मात्रा में आयातित वस्तु पर कर या प्रशुल्क लगाकर हमारे देश के उद्योग धंधों को जो है संकट में फंसने से बचाया जाना चाहिए या उनके अस्तित्व का खतरे में पड़ने से बचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सौदेबाजी का तर्क। फिफ्थ है आपका सौदेबाजी का तर्क। ये भी मिथ्या तर्कों के अंतर्गत आता है और ये आपका मिथ्या तर्क का लास्ट तर्क है, जो कि सौदेबाजी का तर्क है। इस तर्क के अंतर्गत ये तर्क दिया जाता है कि यदि देश के पास आयात कर का आधार है, कहने का मतलब हम विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर क्या लगा रहे हैं? आयात कर लगाते हैं, तो इसका प्रयोग अन्य देशों को सौदेबाजी अर्थात प्रशुल्क रियायत देने के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम दूसरे देश पर आयात की कर की मात्रा कम कर रहे हैं, तो हमारे देश से आने वाली वस्तुएं, जो कि हमारे देश से जाने वाली जो वस्तुएं हैं जो कि निर्यात है, उन पर भी हम रियायत प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा एक और बात ये आती है कि अगर कोई भी वस्तु जो कि विदेशों से आ रही है उस पर अपन टैक्सेस लगा रहे हैं और दूसरे देश से भी जो वस्तु है हमारे देश के अंदर आ रही है उस पर भी अपन टैक्सेस लगा रहे हैं, तो दोनों का आधार देख के हम ये बता सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु जो कि दूसरे देश से आ रही है और एक और वस्तु जो कि एक और देश से आ रही है, उन दोनों वस्तुओं के आधार पर टैक्सेस की मात्रा को तय करके
हम सौदेबाजी कर सकते हैं कि वो वस्तु तो इसकी कीमत इतनी है, दूसरे देश से जो वस्तु आ रही है उसकी कीमत इतनी है। उसके आधार पर आप आयात कर में रियायत देने का काम भी कर सकते हो। और एक बात ये आती है कि जिस देश को हम आयात कर में रियायत दे रहे हैं, अगर हमारी वस्तु ज़्यादा मात्रा में कोई वस्तु विदेशों में निर्यात हो रही है, तो हम भी अगर उस वस्तु जो कि विदेशों से आ रही है उस पर अगर रियायत कर रहे हैं, तो हम भी उस देश से ये बता सकते हैं या हम भी उस देश को ये कह सकते हैं कि आपको भी हमारी वस्तु पर इतनी मात्रा में रियायत करनी होगी। और रियायत का मतलब होता है छूट देना। इस प्रकार सौदेबाजी यानी हम उस देश के साथ सौदेबाजी भी कर सकते हैं, सौदा भी कर सकते हैं आयात करों में रियायत देकर। अगर आप विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर आयात कर नहीं लगाते हो, स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत आयात कर नहीं लगाया जाता है, जितनी चाहे उतनी मात्रा में विदेशों से वस्तुएं आयात की जा सकती है और जितनी चाहे उतनी मात्रा में वस्तुएं हम विदेशों में निर्यात कर सकते हैं, कोई टैक्सेस नहीं लगाया जाएगा। तो क्या होगा, तो हम सौदेबाजी वाला तर्क नहीं रख सकते हैं उसके अंतर्गत। कहने का मतलब है अगर आप कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति भी वस्तु उत्पादित कर रहा है, आप जो वस्तु उत्पादित कर रहे हो वो अलग है, दूसरा व्यक्ति जो वस्तु उत्पादित कर रहा है वो अलग है। अगर आप उसको वो वस्तु सस्ती दोगे तो आप उस जो व्यक्ति दूसरा है वो वस्तु जो उत्पादित कर रहा है उसे भी आप सस्ती प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार सौदेबाजी की जा सकती है आयात कर के आधार पर। आपको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देती हूँ। जैसे ए व्यक्ति है, या आप इसको ए देश मान लीजिए, या बी व्यक्ति है, जैसा भी व्यक्तियों के आधार पर लेते हो तो व्यक्ति के आधार पर ले लेना। ए व्यक्ति है जो कि किसका उत्पादन कर रहा है, शराब का उत्पादन कर रहा है। बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति किसका उत्पादन कर रहा है, कपड़े का उत्पादन कर रहा है, या बी देश समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब अगर बी देश से कपड़ा हमारे यहाँ पर आ रहा है और हमने यहाँ पर उसको आयात कर में क्या दे दी, रियायत दे दी या छूट दे दी, तो जब हमारे देश से शराब का निर्यात होगा बी देश में या बी व्यक्ति में, तो हम भी उसे ये कह सकते हैं कि हमने जब तुम्हें कपड़े के में आयात कर में छूट दी है तो आप भी हमें आयात कर में क्या दो, छूट दो या रियायत दो। इस प्रकार सौदेबाजी की जा सकती है। अगर आयात कर का आधार ही नहीं होगा, आयात कर का अगर लगाया ही नहीं जाएगा, तो आप किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं। और संरक्षण की नीति में ही जो है टैक्स या आयात कर लगाए जा सकते हैं अपने उद्योगों को बचाने के लिए। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर भी आयात कर में छूट दे दी कपड़े में, और जो है इसने जो है शराब में छूट दे दी, तो फायदा कैसे होगा। फायदा देखो मात्रा के आधार पर होता है कि ए व्यक्ति है या जो ए व्यक्ति बी देश में या बी व्यक्ति के पास जो शराब का निर्यात कर रहा है और बी व्यक्ति जो कि ए व्यक्ति के पास कपड़े का निर्यात कर रहा है, यहाँ पर उनकी मांग की मात्रा कितनी है। जिस देश की मांग की मात्रा जिस वस्तु की ज़्यादा होगी उसको लाभ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जो लाभ होता है वो लाभ होता है वस्तु की बिक्री पर। ठीक है, इस प्रकार आपका सौदेबाजी का तर्क इसके अंतर्गत जो है ये आएगा। संरक्षण के पक्ष में तर्क आपके आर्थिक तर्क, गैर आर्थिक तर्क और मिथ्या तर्क, ये तीनों ही तर्क कंप्लीट होते हैं। बात आगे करेंगे संरक्षण के विपक्ष में तर्क की, कि संरक्षण के विपक्ष में या संरक्षण में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिससे संरक्षण की नीति को अपनाने से या उसको अपनाने में कई बार जो है सोचना भी पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पक्ष और विपक्ष ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्येक सिद्धांत में पाई जाएगी, प्रत्येक जो है आपके कोई भी मॉडल आप पढ़ोगे उसमें पाया जाता है, क्योंकि गुण के साथ साथ दोषों की भी संभावनाएं उतनी ही बनी रहती है। इस प्रकार ये सौदेबाजी का तर्क कंप्लीट होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं संरक्षण के विपक्ष में तर्क की।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संरक्षण के विपक्ष में तर्क के अंतर्गत। संरक्षण के विपक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में विस्तृत रूप से देखा जाएगा। संरक्षण एक अमिश्रित आशीर्वाद नहीं है। अमिश्रित का मतलब होता है ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जो है सारे इसमें गुण हैं या सारे जो है इसमें लाभ की संभावनाएं हैं। कभी कभी यह जो है अभिशाप भी बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, अगर इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना लिया जाए तो ये वरदान की जगह क्या हो जाता है, अभिशाप हो जाता है। अनेक बार संरक्षण के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जो है बुरे प्रभाव देखे गए हैं। संरक्षण के विपक्ष में तर्कों को निम्नलिखित आधारों पर जो है किया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो तर्क है आपका वो है अयोग्य तथा अकुशल उद्योगों को बढ़ावा। फर्स्ट हेडिंग डालिए, अयोग्य तथा अकुशल उद्योगों को बढ़ावा। अयोग्य तथा अकुशल उद्योगों को बढ़ावा आपके संरक्षण के विपक्ष के तर्कों के अंतर्गत आएगा। संरक्षण की नीति के कारण क्या होता है, कई बार देश के जो अकुशल उद्योग हैं, देश के जो दुर्बल उद्योग हैं, देश के जो अयोग्य उद्योग हैं, जिनकी योग्यता ही नहीं है, फिर भी वो संरक्षण की नीति के कारण क्या हो रहे हैं, चल रहे होते हैं। जब वो लंबे समय तक, जब उनको काफ़ी लंबा समय हो जाता है, जब उनसे संरक्षण की नीति हटा ली जाती है और स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत वो उद्योग आ जाते हैं, तो अयोग्य, अकुशल और दुर्बल होने के कारण वो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करने के लायक नहीं होते हैं। कहने का मतलब है वो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा जैसे ही वो करने लगते हैं तो वो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं रहते हैं। कहने का मतलब ये आ जाता है कि वो विदेशी प्रतियोगिता को झेलने में कैसे हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि इतने साल वो संरक्षण की नीति के अंतर्गत थे। उन्हें किसी भी स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का या विदेशी देश के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित हो रही है उनका उनसे कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी। परिणाम स्वरूप जब उनको स्वतंत्र व्यापार के नीति के अंतर्गत ला दिया जाता है तो उन उद्योगों का विनाश हो जाता है, वो उद्योग खत्म हो जाते हैं, वो प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। इस प्रकार जो अयोग्य उद्योग हैं, जो अकुशल उद्योग हैं, वो संरक्षण की नीति के कारण ही चल रहे होते हैं। जब उन्हें संरक्षण की नीति से हटा देते हैं तो वो अयोग्य होने के कारण, अकुशल होने के कारण, दुर्बल होने के कारण जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, जैसे ही उनको स्वतंत्र व्यापार की नीति में दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि संरक्षण की नीति के अंतर्गत उन उद्योगों को हमेशा संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। जब तक वो छोटे उद्योग होते हैं, जब तक वो शिशु उद्योग होते हैं, जब तक वो नवजात उद्योग होते हैं, जब तक कि उन्हें संरक्षण की नीति दी जाती है या उसकी नीति के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे ही उनको एक समय फिक्स होता है, उसके बाद जैसे ही वो समय क्रॉस करते हैं, उसके बाद जब उन्हें स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत लाते हैं तो वो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते, फलस्वरूप उनका पतन होना निश्चित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, संरक्षण को हटाना कठिन। संरक्षण की नीति के अंतर्गत किसी उद्योग को जब एक बार संरक्षण दे दिया जाता है तो वो संरक्षण प्राप्त करने वाला जो उद्योगपति है वो ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के कारण स्वार्थवश जो है हमेशा ही संरक्षण की नीति में बने रहना चाहता है, अनावश्यक होने पर भी। अनावश्यक होने का मतलब यानी उस उद्योग को अब संरक्षण की नीति की आवश्यकता नहीं है, यानी वो अब इतना सक्षम हो गया है कि उसे स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत ला दिया जाना चाहिए। लेकिन वो ये सोचता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वस्तु जब आराम से बिक रही है संरक्षण की नीति के अंतर्गत, तो मैं क्यों प्रतिस्पर्धा लेकर या जो विदेशी वस्तु से जो है कंपटीशन करके क्यों अपने लाभ को कम
करूं। इस प्रकार वो स्वार्थवश जो है उद्योगपति संरक्षण को हटाना नहीं चाहता है अपने लाभ को बनाए रखने के लिए। तो एक बार जब संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, जब वो उद्योग को लगता है कि मैं तो यहाँ पर पूरा सेफ हूँ, मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरे द्वारा जो घटिया वस्तु भी बनाई जा रही है और उसकी कीमत अगर ज़्यादा है और वो आराम से बिक रही है, तो वो संरक्षण को हटाना नहीं चाहेगा। इस प्रकार संरक्षण को हटाना कई बार जो है ऐसे उद्योगों से मुश्किल हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लो। संरक्षण के विपक्ष में संरक्षण को हटाना कठिन, ये 2 तर्क हुए हैं विपक्ष में। नेक्स्ट क्लास में आगे तर्कों का अध्ययन किया जाएगा। अभी आज इतना ही। थैंक यू।